सलाम वालेकुम उमर भाई, रोशान, क्या हाल है? हाउ क्या आर यू हाल है जी? डूइंग? बिल्कुल बेहतरीन ठीक। बेहतरीन। आज हमने ना दबा के आपकी रेडियो एस्ट्रोनॉमी के पीछे पढ़ना है। ओहो हो सर, फिक्र ही ना करें आप। मैंने ठीक आज है ना? बड़े खतरनाक प्लान बनाए हुए हैं। जी 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 जी। अच्छा। ये रेडियो वेव्स पैदा किस तरह होती हैं, पहले आप इसकी बात अच्छा करें अच्छा फिर अच्छा, मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ ये हम रेडियो के अंदर है। ये जो एरिया है ये हम रेडियो के अंदर है। सेंटीमीटर वेवलेंथ को आप कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक स्टार की मिसाल ले लें। उस स्टार के सराउंडिंग में अगर कोई पार्टिकल का क्लाउड है, पार्टिकल्स का एक क्लाउड है, इफ दैट क्लाउड ऑफ पार्टिकल इज पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो पार्टिकल्स एक्सेलरेट हो जाते हैं। और जब वो एक्सेलरेट होते हैं देन दे गेट एनर्जाइज्ड। और जब वो एनर्जाइज होते हैं देन दे प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड सिंक्रोट्रॉन एमिशन। ये खास मैकेनिज्म व्हिच इज नॉन थर्मल, जो कि इलेक्ट्रिकल वेव्स की शक्ल में है। तो वो जो है वो फिर वो लाइट जो है वो थर्मल प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस नहीं हो रही। दैट इज अ नॉन थर्मल प्रोसेस कि एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके नतीजे में रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये रेडियो वेव्स वही हैं जो मेरे और आपके और सबके लैपटॉप्स में और टेलीविजन में और सेल फोन्स में काम कर रही हैं एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स। तो अगर आप ऑब्जेक्ट्स को देखना शुरू करें मुख्तलिफ वेवलेंथ्स में, तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो हैं, जैसे मैंने आपको एक मिसाल पार्टिकल्स की दी, इसके अलावा एक मिसाल और आप समझ लीजिए कि when a black hole it extracts material from an object, ठीक है जी, तो वो भी एक वॉलेंट प्रोसेस है। तो वहां तो खैर वो सबसे ज्यादा एक्स-रेज रिलीज होती हैं, बट देन देयर इज अ जेट ऑफ पार्टिकल्स दैट कम्स आउट फ्रॉम देयर। वो पार्टिकल्स जो हैं जो रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर हैं, दैट मींस क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, वो भी फिर रेडियो बैंड्स में एमिट करते हैं। सो आकिब, ये यानी जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, सितारे, सैयारे या बाकी सब चीज़ें, वो सिर्फ एक ही तरह की रोशनी पैदा नहीं करते। हमारी आंख दर हकीकत सिर्फ एक ही तरह की रोशनी रिसीव करती है, जिसे ऑप्टिकल कहते हैं। और जी अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स बना लें जिनसे हम बाकी तरह की रोशनी भी रिसीव कर सकें, तो हमें ये भी समझ आ जाएगा कि ये रोशनी अगर उसमें से पैदा हो रही है तो उसमें ये भी हो रहा है, ये अमल भी हो रहा है। एग्जैक्टली ये अमल ठीक भी है। हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो मल्टी वेव एस्ट्रोनॉमी का मतलब ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे फिनोमिना या सारे फिनोमिना समझना चाहते हैं, सारे और उसके लिए पहलू सिर्फ उसके आपको ऑप्टिकल समझ नहीं। में आएंगे जी। सॉरी, मैं दोबारा आपको बताइए। उसकी बड़ी मैं कह रहा था कि आप एक ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ लाइट जब रिसीव कर रहे हैं तो आप उसके कई एंगल्स को आप कवर कर रहे यस। हैं जो कि आपकी आंखों से हिडन है। मैं आपको एक विजुअल एग्जांपल उसकी देता हूं बड़ी अच्छी। अच्छा, ये यस। एक एग्जांपल एक रेडियो इमेज की है। दिस इज व्हाट आई मीन, द थिंग इज दैट रेडियो इमेजेस आर नॉट एज कूल एज एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि आपको पता है कि वो सिंथेसाइज की जाते हैं। वो आपकी वो इट्स नॉट एक्चुअली अ फोटोग्राफ, इट्स अ रेडियोग्राफ। ठीक है सर, ठीक है जी। तो ये एक रेडियो इमेज की एग्जांपल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, और नीचे जो आप देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी फेमस रेडियो टेलीस्कोप कॉल्ड द VLA। अब आपको मैं एक बड़े मजे की चीज दिखाऊं। इस ऑब्जेक्ट का जो ऑप्टिकल इमेज है वो आपको बॉटम राइट में दिखाई दे रहा है। तो उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? देयर इज अ स्मज इन द मिडल। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है गैलेक्सी। उसका रेडियो इमेज जो है वो आपके ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कुछ जो हिडन था वो आपको नजर आया। मैं आपको इसकी 2-3 एग्जांपल और देता हूं, फिर मैं आपसे सवाल इसमें को ले लूंगा। दिस इज ऑप्टिकल, दिस इज ऑप्टिकल प्लस रेडियो। तो ये जो लोब्स ऑफ रेडिएशन इससे निकल रहे हैं, which you can see they are coming from the center of the galaxy, you are completely missing them out when you're looking at the optical image. तो आपको ये पता ही आकिब, नहीं है कि ऑप्टिकल जो ब्लैक होल है, सेंट्रल ब्लैक होल है, इट इज प्रोड्यूसिंग दीज लोब्स ऑफ एमिशन, जो कि आपको उस ब्लैक होल में जो अमल ज़हूर पजीर हो रहे हैं, जो चीजें ब्लैक होल के सराउंडिंग में हो रही हैं, वो आपको ये दिखा रहा है। एक एग्जांपल मैं आपकी और लेता हूं, फिर इंशाल्लाह आपसे सवाल लूंगा। एक एग्जांपल मैं दिखा दूं आपको। अब ये देखिए कि ये एक और ऑप्टिकल इमेज है। इसमें आपको 2-2.5 गैलेक्सी नजर आ रही हैं। 2.5 इसलिए कह रहा हूं कि बाकी दूसरी इतनी क्लियर नहीं है।
अब ये एक ऑप्टिकल इमेज है, बड़ा इट्स अ नाइस इमेज, यू नो, खूबसूरत गैलेक्सीज हैं, सब कुछ है, लेकिन एक चीज जो हमें इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही वो है ये। Oh, wow. इंटरेक्शन। All these Wow. galaxies are interacting with each other. ये अच्छा तमाम गैलेक्सी जो आकिब, है दे आर एक्सचेंजिंग मैटर। ये देखिए, आप ये देखिए और यहां जाइए, all these galaxies are exchanging material and at some point they are going to merge into a larger galaxy. तो ये सारी बातें हम मिस आउट करते हैं क्योंकि वो इन जनरल वो एमिशन आप नहीं देख रहे। जी तो एक तो ये बात समझ में आई कि ऑप्टिकल जब हम देखते हैं तो हमें कुछ डस्ट नजर आ जाती है, ऑप्टिकल जब देखते हैं स्टार्स ऑब्वियसली नजर आ जाते हैं, और ऑप्टिकल में भी हम कुछ फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, नैरो बैंड फिल्टर्स, तो हमें कुछ ऑक्सीजन, कुछ सल्फर, कुछ तरह की चीजें नजर आ जाती हैं, कुछ स्पेशली आपको नेबुलास लाइंस वगैरह। लाइंस स्पेक्ट्रल लाइन नजर आ जाती हैं ऐसे ही। जी, और वैसे भी नैरो बैंड इमेजिंग में हमें वो पूरा बैंड, चूंकि किसी गैलेक्सी का, नेबुला के स्पेशली, तो हमें वो ज्यादा, जैसे आयोनाइज्ड हाइड्रोजन है तो जी, एच जी, जी। फिल्टर यूज करके वो इमेज कर सकते हैं इस टू रीजन्स। अच्छा, रेडियो में एक्चुअली जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं, इससे ये नजर आता है कि हमारी आंख इन गैलेक्सीज को अलग अलग दिखा रही है, लेकिन जब हम जी, रेडियो में देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है मटेरियल आपस में ट्रांसफर हो रहा है, एग्जैक्टली। जिसका मतलब है कि ये कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि ये कनेक्टेड हैं और कायनात के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे आर एक्चुअली कनेक्टेड एंड देयर आर फार मोर processes, there is far more that is happening between them than what we know. ठीक है जी। जी तो ये मुझे बताइए कि ये जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, ये स्टार्स और गैस है? ये ज्यादातर जो है ये गैस है and it is sometimes plasma which is being transferred, you know, clouds of particles ये ट्रांसफर होते ठीक हैं, है, और ठीक। matter in its exotic forms, ठीक है ना। in some cases ये जो है ये आप यूं समझ लीजिए कि there is a lot of minerals which are in their you know diffuse form. ये मतलब ये कि वो मेटल की फॉर्म में नहीं घूम रहा होगा, they are in their diffuse form जिसको आप प्लाज्मा भी कहते हैं, और in many cases it is gas obviously, so it's mostly gas and plasma. ठीक है, सो ये गैस हमें ये बता सकती है कि ये गैलेक्सीज या एक दूसरे के करीब से गुजरी हैं या इवेंचुअली मर्ज हो जाएंगी? इवेंचुअली मर्ज हो जाएंगी, और दूसरा उनके दरमियान एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। और मैं आपको एक और अहम बात बताऊं, व्हाट इट टेल्स अस, कुछ चीजें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं, वापस चलते हैं इस इमेज की तरफ। अब मैं आपको ये इमेज अगर दिखाऊं तो यू नो द एक तो देखें, अब मैं थोड़ा सा और फंडामेंटल्स की तरफ आता हूं। The primary objective that we would like to achieve is to actually find answers to the fundamental questions which have been bothering us for a long time. Fundamental questions are related to how things work, how were they created, and what is their ultimate fate. ये तीन बुनियादी सवाल हम पूछते हैं, ठीक है जी। तो अब वही बात, अब मैं इस इमेज की आपको मिसाल देता हूं कि वी नो दैट ब्लैक होल accretion, जैसे ब्लैक होल जब जिस तरह से दूसरी से इंटरेक्ट करता है, that plays a very important role in galaxy evolution. ठीक है, galaxy as a function of time evolve कैसे करेगी, black hole, supermassive black holes actually play a very important role in that. ठीक है जी। उसके अलावा the life cycle of a star, ठीक है जी, as it goes from being a newborn star all the way up to its death, क्योंकि हम ये जानते हैं, और आपके सुनने वालों के लिए मैं बताता चलूं कि स्टार्स जो हैं उनका एक लाइफ साइकिल होता है, वो हमारी तरह ही पैदा होते हैं, अपनी उम्र गुजारते हैं और मर जाते हैं, ठीक है जी। तो सितारे की मौत को ही हम कहते हैं कि उसके नतीजे में भी एक ब्लैक होल, यहाँ जो ब्लैक होल है दैट इज अ डिफरेंट ब्लैक होल, इट्स अ सुपरमैसिव ब्लैक होल, लेकिन एक ब्लैक होल सितारे के मरने की सूरत में ही पैदा होता है। तो इस पूरे प्रोसेस की स्टडी जो है ना, that actually leads you towards the clues on
स्टार फॉर्मेशन, स्टेलर डेथ, और उसको हम कहते हैं स्टेलर एवोल्यूशन। इन चीजों से भी आपको उन सवालों के क्लूज मिलते हैं, जवाबात मिलते हैं कि इस कायनात में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, और क्या लगता है कि क्या होगा। So you are then able to ask fundamental questions about the universe. अच्छा, मेरा आपसे एक बेसिक सा सवाल है, उसके बाद एक और सवाल है जो आई थिंक आप फिर जिस तरह आगे इसको लेके चलेंगे तो वो एड्रेस हो जाएगा। एक फंडामेंटल सा सवाल है कि जैसे इंसानी जिस्म ये डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी तरह से डिटेक्ट करता है। अल्ट्रावायलेट हमें हमारी स्किन काली कर देती है, विजिबल लाइट हमें नजर आती है, इंफ्रारेड हमें गर्मी की सूरत में महसूस होती है, एक्सरे हमें कैंसर दे देती है। तो क्या कोई तरीका नहीं है कि रेडियो को हम किसी भी तरह से फील नहीं कर सकते? क्या वो लोग जो वो होते हैं कि एक वो बॉल, क्रिस्टल बॉल रखा होता है, तो क्या रेडियो वेव जैसे हम सुनते हैं फोन से हमें हमारा दिमाग पता नहीं खराब हो सकता है, हमारे जिस्म के ऑर्गन्स डैमेज, क्या रेडियो ये कर सकता है या नहीं? ये मैं रेडियो एस्ट्रोनॉमर से जानना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल ये सही, ये बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा था। असल में रेडियो वेव्स के अंदर ये वाला पोटेंशियल जो है ये बाकी लाइट के मुकाबले में बहुत कम है, बिकॉज इट इज लेस एनर्जेटिक। राइट। क्यों? उसकी वजह क्या है? वजह भी सुन लो। वजह ये है कि व्हेन यू आर एट अ शॉर्टर फ्रीक्वेंसी, दैट मींस एक्स-रे एंड गामा रेज, देयर इज मोर वाइब्रेशन। ठीक है? शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, more cycles per second. ठीक है? More vibration, more heat, that means more energy. अब रेडियो वेव आ जाओ। अब मिसाल के तौर पे अगर ऑप्टिक एक गामा रे जो है वो ऐसे है, रेडियो जो है वो ऐसे है। मेरे हाथ पे गौर कीजिएगा। ये तो आपने बड़ा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बायस कर रहे हैं कि अपनी चीज को आपने बड़ा खूबसूरत नहीं, ये बात खूबसूरत नहीं है, वो एक्चुअली वीक है। अच्छा, राइट। Radio waves are weaker. They're much weaker than X-rays or gamma rays because they have lower amount of vibration. ठीक है जी? They have lower frequency, तो उसमें they are much less energetic. ठीक है? That's why उनका जो impact है humans के ऊपर या किसी भी they don't interact with matter as does the other wave bands. ठीक है? इसीलिए हम उसको सेफली यूज करते हैं अप्लायंसेस के अंदर। तुमने कभी कोई टेलीविजन या सेलफोन ऐसा नहीं देखा होगा जो गामा रेज पे चलता हो। ठीक है ना? फंडामेंटली गामा रेज एंड रेडियो वेव्स दे आर बोथ लाइट। ठीक है? इन फिजिक्स टर्म दोनों चीजें सेम है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है? गामा रेज में फ्रीक्वेंसी हाई हो गई और वेवलेंथ छोटी हो गई। रेडियो वेव में फ्रीक्वेंसी लो हो गई, लॉन्ग वेवलेंथ हो गई। ठीक है जी? तो यहाँ एनर्जी लेवल जो है वो कम है एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन थर्मल। तो मेरा ख्याल है अच्छा आके भी मेरा ख्याल है आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि रेडियो वेव्स के लिए हमारा बॉडी सेंसिटिव नहीं है और इंफ्रारेड के लिए हमारा बॉडी सेंसिटिव है। नहीं, हमारी बॉडी सारी रेडिएशन के लिए सेंसिटिव है, but the question is how much a certain wavelength can impact you. For example, over longer term, radio waves are also affecting your neurons, for example. हाँ जी, नहीं वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सेंसिटिविटी इस सेंस में कह रहा हूँ कि हम जिस तरह अपनी स्किन को टच करें तो हमें सेंस कर लेते हैं, हमारा बॉडी सेंस कर लेता है। हीट को हमारा बॉडी सेंस कर लेता है, जो हमारी सेंसर्स हैं, because it's high energy. रेडियो वेव्स के लिए हमारे सेंसर्स नहीं है। रेडियो वेव्स के आप यूं इसको आप कह सकते हैं साइंस में, लेकिन मैं इसको साइंस की जबान में ये कहूंगा कि हमारी बॉडी इसको सेंस कर सकती है, बट इट इज नॉट स्ट्रांग इनफ फॉर अस टू सेंस इट। हमारी बॉडी पे हर तरह की रेडियो वेव्स का सर रेडियो वेव्स का इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, होता है, लेकिन ये है कि वीकर बिल्कुल होता है जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। इफेक्ट हर वेव का होता है। इफेक्ट जो होता है वो गामा रेज से रेडियो तक सबका होता है, बट द लेस एनर्जेटिक लाइट वेव इज,
the lesser will be the effect. अब मतलब रेडियो वेव जो है उसकी एनर्जी ज्यादा नहीं है, तो इसी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें इतना फील नहीं होता। ये बताएं कि क्या हर ऑब्जेक्ट रेडियो वेव्स पैदा करता है? यस यस, एवरी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस रेडियो वेव्स, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की रेडियो वेव्स हम कैच नहीं कर पाते। ये एक सवाल है इसमें। ठीक है, और ड्यू टू सेंसिटिविटी कि हमारे पास इतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड द रेडियो सोर्स। ठीक है जी, ठीक है, और उसमें बाज़ औक़ात कुछ चीजें ऑब्सक्योर भी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेडियो वेव्स का जो कुछ पार्ट है दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द इंटरस्टेलर मीडियम। जी, तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं जी। तो इसका मतलब है कि हर फिजिकल ऑब्जेक्ट रेडियो वेव्स पैदा करता है, और अगर वो डिफ्यूज ना हो जाए और हम उसे रिसीव कर सकें तो हम हर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस तरह इसका मतलब है कि ह्यूमंस जैसे हम हैं, हम भी रेडियो वेव्स में देखे जा सकते हैं। हम भी रेडियो वेव में देखे जा सकते हैं, और इनफैक्ट यू कैन अब काफी सारी एप्लीकेशन, रेडियोग्राफ आप मिसाल के तौर पे आप कर सकते हैं, लेकिन वही बात कि अगेन उसकी ह्यूमंस जितनी रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, असल में अब देखें ना, आप अगर एक इंसान का इंफ्रारेड इमेज ले लें तो यू विल गेट एक्चुअली एन इमेज। ठीक है जी, वो इस तरह का होगा, मेरा ख्याल है कुछ ऐसा होगा जी। वो हमने देखे हुए हैं। जी जी, वो आपने देखा होगा। आप एयरपोर्ट से गुजरते, एयरपोर्ट पे स्कैनर से आप गुजरते तो आपको आपका इमेज, बिकॉज सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर प्रोड्यूसिंग हीट। तो रेडियो वेव्स जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज अगेन नॉट एज स्ट्रॉन्ग, लेकिन इट इज पॉसिबल अगर आप, इफ यू हैव अ सेंसिटिव इनफ इंस्ट्रूमेंट। बल्कि मैं आपको दिलचस्प, असल में इसकी थोड़ी सी हम फ्रिंज साइड भी आ सकते हैं। इफ यू हैव द राइट इंस्ट्रूमेंटेशन, मेरा जुमला गौर से सुनिएगा, इफ यू हैव द राइट इंस्ट्रूमेंटेशन, you can see everything across the entire EM spectrum, every single object in the universe. Makes sense. मसला क्या है, हम टेक्नोलॉजी में लिमिटेड हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं रोशान के सवाल की तरफ वापस आ जाऊं। जी जी, उमर भाई। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज, जरूर। अच्छा, रोशान के सवाल के जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। अच्छा, तुम ये जो अभी इमेज देख रहे हो, इसमें जो ये छोटी नन्ना सा जो एक छोटी सी एक स्ट्रिप है जिसको हम विजिबल बैंड कहते हैं, और हमने इसको निचोड़ लिया बुरी तरीके से। आई एग्री विद यू। उसका रीजन जो है, इट एक्चुअली लाइज इन द हिस्ट्री। ठीक है, ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी जो है वो तकरीबन एटलीस्ट कोई 800 से 1000 साल से तो हो रही है, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। ठीक है जी, टेक्निकली आप कहते ही हैं कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड 400-500 साल अगो, बट इवन बिफोर दैट देयर वाज सम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट पीपल वर यूजिंग, स्पेशली इन द गोल्डन एरा ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। और उसके बाद लेकिन जो ज्यादा आप क्रेडिट देते हैं वो गैलीलियो, और गैलीलियो से पहले एक और बंदा था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो कि एक्चुअली ट्रू इन्वेंटर, नहीं कोपरनिकस नहीं है, एक और डच साइंटिस्ट है who actually invented the optical telescope. हांस लिपरशे की बात है। यस, उसी की बात कर रहा हूँ, हांस की बात कर रहा हूँ। तो अब हुआ ये कि चूंकि हमारे लिए मोस्ट ऑब्वियस बैंड ऑफ लाइट जो है वो रेडियो ऑप्टिकल है, तो हम ये सैकड़ों साल से करते आए हैं। लेकिन हम कायनात को रेडियो वेव्स या किसी और वेव्स में भी देख सकते हैं, ये हमें पता चला है आज से कोई 50-60 साल पहले, और वो भी इत्तेफाकन। अब वो कैसे पता चला, ये भी बड़ी मजे की कहानी है। मैं चंद लफ्जों में कहानी आपको बता देता हूँ। हमें 1933 तक ये नहीं मालूम था कि पूरी कायनात रेडियो वेव्स भी प्रोड्यूस कर रही है। 1933 में एक अंकल थे जिनका नाम है कार्ल जैंस्की। ठीक है जी, and Carl Jansky was not an astronomer, he was an electrical engineer. He was working at Bell Laboratories in the US, और वो साहब जो थे, he was actually testing a large radio antenna. ठीक है जी, और वो उससे क्या कर रहा था कि उसका टास्क ये था
कि पूरे 24 घंटे में वो एंटेना किस तरह से रिसेप्शन देता है उसको टेस्ट करना था। तो 1933 में उसने वो एंटेना लगाया और उसने ऑब्जर्वेशंस ली। तो मुख्तसरन ये कि एक उसने किसी भी सोर्स की तरफ पॉइंट किए बगैर उसने नोटिस किया कि देयर इज अ सर्टेन सिग्नल दैट ही फाइंड्स ही इन हिज स्पेक्ट्रोग्राफ नो मैटर वेयर डज ही पॉइंट द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, एक रेडियो वेव जो थी, एक नॉइज जो थी उसके इंस्ट्रूमेंट में आ रही थी। अब उसने क्या किया, वो कहा कि यार ये तो इसका तो कोई सोर्स ही उसको नहीं मिल रहा। तो ही डिड दैट एक्सपेरिमेंट एंड देन ही डिड दैट एक्सपेरिमेंट ओवर अ नंबर ऑफ डेज। तो उसने ये देखा कि ये रेडियो एमिशन जो है it is actually cyclic as a function of time as the earth is moving along its axis। तो मालूम ये हुआ कि वो जो रेडियो सोर्स था which was omnidirectional, ठीक है, without pointing to anything, it was actually coming from the galaxy, it was extraterrestrial in nature, it was beyond the earth। तो वो पहला एविडेंस था for radio waves to be coming from something beyond the earth। तो इससे पहले हमें यह मालूम ही नहीं था कि पूरी कायनात रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करती है। अब 1933 के बाद तकरीबन 15-20 साल तक इस चीज को किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। ठीक है जी। फिर 1940s में जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी सारे एंटेनास और रडार्स डेवलप हुए थे। ठीक है जी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। उसके बाद बहुत सारे ये रडार उडूर जो है सब बेकार हो गए। ठीक है जी, उस वक्त के लिए। तो उस वक्त एक और अंकल थे जिनका नाम था ख्रोटे वेबर सॉरी। तो उन साहब ने अपने बैकयार्ड में एक रेडियो टेलीस्कोप रडार इंस्टॉल कर लिया एंड देन ही ऑब्जर्व्ड a number of galaxies and other objects which were producing radio waves। तो वहां से रेडियो एस्ट्रोनॉमी का प्रॉपर आगाज होता है। तो लिहाजा रेडियो एस्ट्रोनॉमी is a relatively younger discipline of astronomy। तो इसीलिए वो लोगों में इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी कि 400-500 साल से ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी है। दूसरी चीज कि ऑप्टिकल इमेजेस की जो खूबसूरती है उसको रेडियो एस्ट्रोनॉमी बीट नहीं कर सकती। अब खैर, लेकिन अब जो रेडियो इमेजेस आ रहे हैं, मतलब ये देखो ना, ये दिस रेडियो इमेज इज क्वाइट नाइस एक्चुअली। ठीक है जी। it's a galaxy which is spewing these radio blobs across light years। तो अब आहिस्ता आहिस्ता रेडियो जो है, क्योंकि अब वो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसकी बढ़ती चली जा रही है। अब मैं इसके ऊपर मैं आपको एक और स्लाइड दिखाऊं। अच्छा आकिब, एक और बात भी तो है कि टू यूज एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप आपके पास जीरो स्किल होनी चाहिए। आपकी बस आंखें चलती हो तो आप किसी बाइनोकुलर को आंखों पे लगाकर देख लें, आपको सितारे नजर आ जाएंगे। रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए जीरो स्किल नहीं चाहिए, आपको मिनिमम कुछ चाहिए कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन हैंडल कर सकें। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रुकावट, अब डिशेस मिल जाती हैं, रिसीवर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन लोगों को वो चूंकि टेक्निकल नॉलेज नहीं होता कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स का करना क्या है और कैसे यूज करना है। सो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी रुकावट है। आपका ख्याल बिल्कुल सही है उमर भाई, बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं, यही वजह है बिल्कुल। अब देखें, ऑप्टिकल के अलावा यही हाल न सिर्फ रेडियो बल्कि एक्सरे, गैमा रेज, इन सब का भी यही है। उसमें वही बात कि आप ऐसे दूरबीन उठा के देखें तो आपको इमीडिएटली, मतलब ये कि आप एक टेलीस्कोप, आप उसके साथ कोई चीज अटैच ना करें। ठीक है, देयर इज जस्ट एन आई पीस एंड इट इज स्ट्रांग इनफ टू शो समवन लेट्स से अ प्लैनेट, तो वो तो बिल्कुल अमेज हो जाएगा ना फौरन। उसको तो फौरन अपनी आंखों से, बिकॉज अगेन द थिंग इज आवर आईज आर सेंसिटिव टू विजिबल लाइट ओनली। लेकिन ये चीज जो है ये ऑब्जर्वेशन के लिए बेहद इफेक्टिव है, बट इट इज नॉट एज इफेक्टिव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स एज एन एस्ट्रोनॉमर। ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन की हद तक ये चीज बहुत इफेक्टिव है बिकॉज आप उसको देख रहे हैं अपनी आंखों से। लेकिन अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, it can only be complete if you incorporate all of these images। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने इसको पॉपुलर करने के लिए एक और काम शुरू किया है।
हमने एक और काम शुरू किया है कि हमने अब कंपोजिट इमेजेस बनाने शुरू किए। शायद मेरे पास उसकी एग्जांपल यहाँ होगी एक, वो जो आपने अभी दिखाए थे। वैसे ये अच्छा हाँ तरीका है। वो बिल्कुल कंपोजिट इमेजेस की भी आज चल रही है। अब देखो और दूसरी चीज ये, अब आज तक देखें आप, ये मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ जिसमें कुछ 6 रेडियो इंस्ट्रूमेंट शो किए हैं मैंने। तो अब पहले मैं एड्रेस कर दूं उमैर भाई वाला पॉइंट। उमैर भाई वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी इट्स इज मच क्लोजर टू एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है जी। तो उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की नो हाउ आपको चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू कैप्चर अ सिग्नल यूजिंग अ डिश, और उसको आप फिर इंटरप्रेट कैसे करेंगे। इंटरप्रिटेशन इज नॉट इमीडिएट, उसमें सर्टेन लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। प्रोसेसिंग ऑप्टिकल में भी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि विजिबल लाइट आपको फोटोग्राफ तो मिल जाती है ना डायरेक्टली। तो इसी तरह गैमा रेज और बाकी इसमें भी ऐसा ही है कि वो आपको इमीडिएटली नहीं विजिबल होते जी। अच्छा आकिब, अब मैं, चूंकि हमारे पास मैक्सिमम हाफ एन आवर है, तो मैं ये चाह रहा था कि अब ये लास्ट पार्ट जो है ये हम जरा इसी जो टॉपिक के ऊपर हम रहें कि जिस तरह आपने बताया कि जेंस्की ने इत्तेफाकन डिस्कवर किया कि रेडियो वेव्स हैं, और वीबर ने एमेचर लेवल पर इतना काम किया है कि उसने एमेचर लेवल पर होते हुए भी ना एस्ट्रोनॉमी को, रेडियो एस्ट्रोनॉमी को एक पूरी जगह दी है। और उसके फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो मैं ये जो अब मैं जिस तरफ आना चाह रहा हूँ ना, कि जिस तरह अभी आपने बात की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यार कितने हैं पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में कहाँ नहीं हो रही। अच्छा ये यानी दीवाने का ख्वाब नहीं, ये महंगा नहीं, कि एक सिंपल सी रेडियो डिश, जो सिंपल डिश है, और एक रिसीवर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में हो, और जिसके ऊपर सन का डाटा ले लें, ठीक है, यानी जिसके ऊपर सिंपल प्रोजेक्ट्स बन जाएं, तो लोग इस तरफ बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। और मैं इसमें चीज ऐड कर दूं उमर भाई, एक बात मैं आपको ये बताऊं कि हो सकता है आपको ये बात सुन के थोड़ी सी हैरानी भी हो कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वो ठीक है बात आपकी, लेकिन एक्चुअली रेडियो एस्ट्रोनॉमी इज मच चीपर देन एनी अदर एस्ट्रोनॉमी। उसकी वजह ये है कि जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी का इक्विपमेंट है ना, दैट इज ऑफ द शेल्फ इक्विपमेंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये तो ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको 14 इंच की ऑप्टिकल टेलीस्कोप चाहिए, 14 इंच को चलो छोड़ें, आपको बहुत इंप्रेसिव टेलीस्कोप चाहिए। नहीं, आप 14 इंच पे रहे यार, 14 इंच मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज है। 14 इंच में नहीं, मैं अभी हमने एक 0.8 मीटर की टेलीस्कोप ऑर्डर की है, जो कि थी 6.5 लाख दिरहम की। माशाल्लाह, ठीक है जी, 6.5 लाख दिरहम। अब उसको मल्टीप्लाई कर लें 45 से, जितना भी बनता है। तो हमने अपने डिपार्टमेंट के लिए 0.8 मीटर्स अभी ऑर्डर की है, ठीक है जी। ठीक है। एंड 0.8 मीटर्स, अगेन ये कोई मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत, अब वही बात कि मैं इससे 1/3 से भी कम कॉस्ट में आई कैन पुट टुगेदर एन इंटरफेरोमीटर बाय जस्ट गेटिंग दीज डिशेस ऑफ द शेल्फ। उसकी वजह ये है कि एक बड़ी जबरदस्त वहां पर टेक्निक है, जिसको हम कहते हैं इंटरफेरोमेट्री। जिसका मैं अक्सर गाता रहता हूँ। तो भाई मैं सॉरी मैं आपको बहुत माजरत के साथ वो इंटरफेरोमेट्री की तरफ भी जाने नहीं दूंगा। मैं एक्चुअली पता क्या चाह रहा हूँ कि जो लोग हमें सुनेंगे वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी की तरफ आना शुरू हो, एमेचर लेवल पे स्टार्ट करें। सो आप मुझे 2 चीजें भी बताएं। एक तो आप मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो अभी बन रहा है या बन चुका है, वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी कैसे स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए आप बेशक टेक्निकल उसकी जुबान के लफ्ज बोले। उसके बाद आप ये बताएं कि एक बंदा जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप वाला है, वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता, वो अपने बैकयार्ड में रेडियो एस्ट्रोनॉमी कैसे शुरू कर सकता है 6 फुट की रेडियो टेलीस्कोप से, वो क्या कर सकता है। ये आप 2 पार्ट्स में जरूर बताएं, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको 2 पार्ट में करता हूँ, लेकिन उमर भाई मैं आपसे माजरत चाहूंगा इसको इंसिस्ट करने के लिए। नहीं, ये 2 शो पार्ट आपको आपका है, बताऊंगा, शो आपका। तीसरा पार्ट में इंटरफेरोमेट्री की तरफ आऊंगा, बिकॉज इंटरफेरोमेट्री इज नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और थोड़ी सी एफर्ट के साथ यू कैन हैव मच हायर रेजोल्यूशन। ठीक है, मैं आता हूँ उसकी तरफ। अच्छा, श्योर। पहले बेसिक्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स पे बात कर लेते हैं। अच्छा, एक अगर पहले लेट्स पुट एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ऑन द स्टेज फॉर अ मिनट। ठीक है जी, ठीक है। अब अगर एक बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इवन कंप्यूटर इंजीनियर, यार उनको भी सब चीजें तो पढ़ाई जाती हैं, एक इंजीनियर कोई जो है वो बन गया है या बन रहा है, फॉर हिज फर्स्ट एवर रेडियो टेलीस्कोप उसको चाहिए एक रेडियो डिश, 6 फुट की डिश जो है, आप जाके हाल रोड से लाहौर में या सदर से कराची में या इस्लामाबाद का मुझे अंदाजा नहीं है कहाँ मिलती है, 6 फुट की डिश आप ले आए। ठीक है जी, तो उस 6 फुट की डिश के साथ then what you need is a receiver. ठीक है, is a receiving system for a certain frequency band. Then you need a local oscillator and a mixer, जिससे कि आप उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करेंगे। ठीक है, and then you need a signal processor. अब ये डिपेंड करता है उस बंदे पे कि वो करना क्या चाह रहा है। यूजुअली इट्स गुड टू हैव अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, और आजकल के दौर में इट कैन बी डन ऑन सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर ले लें, उसमें मैटलैब ले लें। ठीक है जी, एक कंप्यूटर अपनी जो रिसीवर की आउटपुट है या जो मिक्सर की आउटपुट है, दैट गोज इनटू लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑन अ डाटा एक्विजिशन कार्ड इन अ कंप्यूटर। और डाटा एक्विजिशन कार्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, RS-232 बेस हो सकता है, RS-422 बेस हो सकता है, या इट कैन बी इवन ईथरनेट। ठीक है जी, ईथरनेट भी हो सकता है। तो वो सिग्नल आप वहां ले लें, and then what you can do is that you will have a record of intensities of the certain object as a function of time. जैसे जिसको आप ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी की जबान में मैग्नीट्यूड कहते हैं ना, मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है जी, जिसको आप कन्वर्ट करते हैं मैग्नीट्यूड में। तो वही तरह की इंटेंसिटी आपको वोल्टेजेस की शक्ल में मिलती है। ठीक है ना, दैट इंटेंसिटी कैन बी ब्रॉट इनटू अ कंप्यूटर। उसको आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करें, एंड देन दैट डिजिटल सिग्नल उसको आप ग्रिड करें इनटू एक्स एंड वाई, एंड देन यू कैन मेक एन इंटेंसिटी प्लॉट। और जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, दिस इज एक्चुअली एन इंटेंसिटी प्लॉट। ठीक है जी, ये कॉन्टोर्स जो आप इसमें देख रहे हैं, they are just reflecting on the intensities that you are capturing as a function of time and as a function of space for a certain object. और फिर इस जब इंटेंसिटीज को आप प्लॉट कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो जो उस ऑब्जेक्ट की रेडिएशन प्रोफाइल है वो एक कलर कोडेड फॉर्म में आपके सामने आ जाएगी। So the red color means the highest intensity and the blue color means the lowest intensity. Optical images में भी ऐसा ही है। ठीक है जी, अब एक मैं पीछे जरा सा और चला जाऊं, आपको ये चीज मिल जाएगी। तो यू कैन इजीली, दिस इज एन इंटेंसिटी प्लॉट अगेन। ठीक है, तो रेड पार्ट जो है दैट आर द हाईएस्ट इंटेंसिटी पार्ट्स एंड द ब्लू पार्ट्स इज द लोएस्ट इंटेंसिटी। तो ये एक इंटेंसिटी मैप इज व्हाट इज द रेडियो इक्विवेलेंट ऑफ अ फोटोग्राफ। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, अच्छा आकिब, ये बताएं कि मैटलैब में, पाइथन में आप जी परफेक्ट। अच्छा ये बताएं कि अब चूंकि आपने मेरी रिक्वेस्ट पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एड्रेस किया है, खर्चा कितने का है? खर्चा यार, एक 6 फुट की डिश जो है मेरे ख्याल है पाकिस्तान में कितने की होनी चाहिए आजकल? 10,000 रुपए की, 15,000, बहुत सस्ती। हाँ। और बाकी ऑसिलेटर, मिक्सर, मेरे ख्याल है ये सारा कुछ जो है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक फंक्शनैलिटी की। ठीक है, बिल्कुल मेक सेंस। स्टार्ट तो करना है। Starting because what you can have is you can have low noise amplifiers to improve your signal. You can have certain kind of, जैसे कि ऑप्टिकल में you can have certain kind of filters. ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यार कि कोई ये 50 से 1 लाख से ज्यादा का खर्चा है अपना पहला रेडियो इंस्ट्रूमेंट बनाना। ठीक है, जिससे वो
सूरज का डाटा ले सकेगा और जुपिटर का भी ले सकेगा? सूरज का डाटा सूरज का ले सकेगा, जुपिटर का भी ले सकेगा Good. और उसके 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 अलावा probably some emission from the galaxy as well, पकड़ा depending जाएगा। on what frequency पकड़ा जाएगा, depending ठीक on है। what frequency your receiver is tuned to. For example, if you're tuned to lower frequencies, but let's say for example 50 megahertz to 300 megahertz, लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं हमारे यहाँ। ये मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के जबान में ये UHF VHF है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी के अंदर ये लो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आप सबसे प्रोमिनेंट सोर्स और सबसे इंटरेस्टिंग सोर्स इज द सन ऑब्वियसली। यू कैन एक्चुअली ट्रैक इट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आप 11 ईयर सोलर साइकिल प्लॉट कर सकते हैं। 11 ईयर तो खैर आप एक बंदा कितना, आप मंथली साइकिल प्लॉट कर सकते हैं कि एक महीने में सूरज में क्या वेरिएशंस आई, फिर एक साल में कितनी आई, फिर 2 साल में कितनी आई, 11 साल में। अगर कोई सन स्पॉट आया है तो वो सन स्पॉट क्या कर रहा है? सन स्पॉट वो आपको स्पाइक दिखा, एग्जैक्टली वो आपको स्पाइक देगा, बिकॉज सन स्पॉट्स आर रीजन्स ऑफ एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। जी। और अच्छा, अब सन स्पॉट्स आर वेरी स्ट्रांग सोर्स ऑफ रेडियो। जी अब जरा ये बताइए कि बिल्कुल किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं पता, वो सिर्फ एक तार को दूसरी तार के साथ जोड़ के ऊपर टेप लगा सकता है बड़ी अच्छी, मेरे और रोशान की तरह। तो ये बताएं कि हमारा नसीब रेडियो एस्ट्रोनॉमी में क्या है? सर बड़ा बड़ा रोशन नसीब है, बहुत रोशन नसीब है। उसकी वजह जैसे कि मैंने कहा कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी की एक वजह जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमिकल सर्कल्स में या एस्ट्रोनॉमी के डोमेन में रेडियो एस्ट्रोनॉमी बहुत पॉपुलर हो गई है, वो ये है कि इट इज मोस्टली ऑफ द शेल्फ इक्विपमेंट। मसलन ये कि आपको रिसीवर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, आप बाजार से जाकर रिसीवर खरीद लें। आपको डिश, असल में वही बात कि जैसे जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैं, दे एक्चुअली डिजाइन देयर ओन डिश। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैंने जो आपको कुछ एग्जांपल्स दी, ये देखें, ये आजकल ये जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त मॉडर्न रेडियो टेलीस्कोप्स हैं जिसमें बहुत ही क्लेवर किस्म के डिजाइन्स इन्वॉल्व हैं कि आप सिग्नल मैक्सिमम उसका एक्सपोजर कैसे मिलेगा, ठीक है जी, आपको दोनों पोलराइजेशंस कैसे मिलेंगी, ठीक है जी, और आप क्यों समझ लें कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी। तो वी एक्चुअली डिजाइन इट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। लेकिन जैसे ऑप्टिकल में है, ऑप्टिकल वाले भी प्रोफेशनल अपनी टेलीस्कोप खुद डिजाइन करते हैं, कैमरा खुद डिजाइन करते हैं, वो हायर एंड है। तो हम लोगों के लिए ऑफ द शेल्फ कहां से मिलेगा और क्या चीज मिलेगा? बिल्कुल देखें, वही बात कि पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं, मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ, मेरा दावा असल में वही बात कि मैं पाकिस्तान की मार्केट से कोई 18 साल से ऑफ हूँ, लेकिन मुझे ख्याल में इट इज स्टिल ट्रू। पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स है, वहां पे कोई चीज रेडियो एस्ट्रोनॉमी की बेसिक सेटअप की नहीं है जो वहां पे आपको ना मिल जाए। डिशेस, रेडियो रिसीवर्स, मिक्सर्स, लोकल ऑसिलेटर्स, इवन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स, आपको स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर भी मिल सकते हैं। और बहुत सारे जो क्लेवर हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि वो तो यार ये जो केबल रिसीवर होता है इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बिकॉज जो केबल रिसीवर है दैट इज अ रिसीवर, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका गेम, आजकल जो ज्यादा गेम, अब तो सॉफ्टवेयर का भी है, ठीक है ना। आप जब उसको अपने लैपटॉप में ले आए, देन यू कैन यूज मैटलैब और यू कैन यूज पाइथन और C++ और व्हाटएवर यू वांट, क्योंकि उसमें तो फिर आपको खाली जो आपका डेटा है व्हिच इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ASCII फॉर्म, ठीक है जी। अब अच्छा, यहाँ एक और मजे की बात है कि डेटा जो है वो आप बिल्कुल वैसा डेटा होता है जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का डेटा होता है। इट्स जस्ट नंबर्स, ठीक है जी, नंबर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस। तो वो ये 4-5 जो पूरी जो चेन है, मैं आपको बल्कि चेन दिखाता हूँ, उसमें कहीं मेरे पास तस्वीर भी होगी चेन की। वो किसी दूसरी उसमें है, मैं ख्याल अब ये इस तरह की चेन होगी। इसमें अब ये एग्जांपल इंटरफेरोमीटर की दी हुई है, उसमें एक डिश होगी आपके पास, एक आपके पास एम्पलीफायर और सर्किटरी होगी, फिर मल्टीप्लायर्स होंगे, फिर मिक्सर्स होंगे, और फिर उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं तीसरा पॉइंट इसमें एक छोटा सा ऐड ये कर दूं कि अब आपने अगर ये चेन एक बना ली है,
तो इसको इंटरफेरोमीटर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट redundant, it's just a copy of the first chain and then you combine them together. That's it. That's an interferometer. अब इससे होगा क्या कि इससे आपने एक इंटरफेरोमीटर जब बना लिया तो जो सूरज की जो फ्रिंजेस हैं, you will get a much more enhanced version of them, क्योंकि आपकी रेजोल्यूशन और आपकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है with 2 dishes. अब 2 की आप 3 कर लें, 3 की 6 कर लें, 6 की 8 कर लें. So as a function of the number of your dishes, you are increasing your resolution and your sensitivity. अब उसमें आप चले जाएं फिर इस लेवल तक जो मैंने वीडियो दिखाई थी शुरू में, जो वीडियो शुरू में दिखाई थी उसमें 25,000 इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं. ऐसा एक इंटरफेरोमीटर हम यहाँ यूएई में बना रहे हैं, which is a बहुत ही छोटा सा एक पार्ट है SKA का, जिसमें कि 256 एलिमेंट्स हैं. वो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक रेडी होगा, and that can be even connected to you guys. I mean, आप उससे डाटा लें, because it's my own instrument. ओह जबरदस्त. डॉक्टर आगे मैं हमारे पास क्योंकि टाइम कम है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे लाहौर में या पाकिस्तान में जब एमेचर एस्ट्रोनॉमी की बात होती है तो कराची एस्ट्रोनॉमर्स, लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, इस्लामाबाद, कुछ इंडिविजुअल्स भी जहन में आते हैं कि जी हम उनसे रब्ता कर लेते हैं मेंटरशिप के लिए, पता करने के लिए. तो जिससे आपने सारी बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन बताई कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो साउंड है टेक्निकल टर्म्स के साथ वो ये काम इनिशिएट कम से कम कर सकता है, समझ सकता है, तो वो किससे रब्ता कर सकते हैं? क्या आपसे कर सकते हैं या कोई सोसाइटी बनाने की जरूरत है पाकिस्तान में? यार मेरा अच्छा, मैं एक बात का बहुत बड़ा मुझसे यकीनन रब्ता कर सकते हैं, जिस किसी को भी इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ चाहिए, मुझसे रब्ता बिल्कुल कर सकते हैं. एक और अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, बल्कि उमैर भाई को खास तौर से, उमैर भाई यू स्टिल इन द यूके? जी, आप यूके में ही हैं? अच्छा, तो एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये है कि बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं जो कि आपको पूरी एक किट प्रोवाइड करते हैं. उनमें से एक है SRT, स्मॉल रेडियो टेलीस्कोप. अब मुझे ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उमैर भाई उसको यूके में डिलीवर करा के अपने साथ सूटकेस में रख के ले आए. तो SRT कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रिसीवर्स होंगे, मिक्सर्स होंगे, क्या होंगे? पूरी चेन है. डिश, रिसीवर, मिक्सर, लोकल ऑसिलेटर, एंड दे इवन गिव यू द सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस द डेटा. तो ये भी एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है. उसको होगा ये कि किसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आइडिया हो तो उसको आसानी से वो ऑपरेट कर सकता है. अच्छा, ये मैंने एक साइड ट्रैक था, अब रोशान की बात का मैं जवाब दे दूं. मैं एक बात का बहुत बड़ा एडवोकेट हूं, वो ये कि ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो है ना, हमें इनको अलग अलग नहीं देखना चाहिए. ठीक है जी, एस्ट्रोनॉमी इज वन, उसके अंदर ये सारे जो वेव बैंड्स हैं, दे आर एक्चुअली स्मॉल पीसेस ऑफ अ बिगर पजल. तो लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी या कराची एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी या इस्लामाबाद में जो भी बैठे हैं, उनके ग्रुप के अंदर ही ये एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो रेडियो में हो, चाहे वो एक्सरे. अब मिसाल के तौर पे एक्सरे डेटा इज फ्रीली अवेलेबल टू एनीवन. आपको उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत भी नहीं है. एक्सरे डेटा जो है, मिसाल के तौर पे स्विफ्ट एक टेलीस्कोप है एक्सरे, उसका डेटा फ्रीली अवेलेबल है. यू कैन डाउनलोड द डेटा एंड वर्क ऑन इट, और उसको आप सुपर इम्पोज करें ऑप्टिकल पे और देखने कि आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है उससे. तो मैं इसका समझता हूं कि ये ग्रुप जो है विद इन देमसेल्व्स ये आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली रेडियो एस्ट्रोनॉमी या थोड़ा यानी समझ लो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अपने साथ लेके आते हैं. अगर उसकी भी जरूरत नहीं है, उमैर भाई या रोशान आप में से कोई भी ये भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, दैट इज गोइंग टू मेक थिंग्स इजियर. नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमी के अलग अलग इदारे होने चाहिए, कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी अलग, ऑप्टिकल अलग, एक्सरे अलग. दिस शुड बी वन. ठीक है, नहीं वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अलग में होता ये कि स्पेशलाइजेशन ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो मकसद है एस्ट्रोनॉमी का कि आप डिफरेंट नॉलेज जो आपको हासिल हो रहा है आप सेपरेट रख रहे हैं उसे. सो वो एक जगह पे होना चाहिए. कंप्लीटली ट्रू. ये देख लीजिए आप, स्टार्टिंग फ्रॉम रेडियो,
माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे एंड gamma ray। तो ये अब देखिए, आप कहने को ये 7-8 इमेजेस हैं, लेकिन हर इमेज जो है that is going to add a little bit of knowledge to the complete understanding of the Crab Nebula or the Crab Pulsar जो कि इसके अंदर है। तो अगर एक जैसे लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है, उसी के अंदर भी स्पेशलाइजेशंस हैं, तो दे शुड वर्क टुगेदर और फिर उसको वो मर्ज करके उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ऑप्टिकल में तो आप देखें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमेजिंग तो इज वन थिंग, इमेजिंग तो सबसे ज्यादा होती है, प्रिटी इमेजिंग तो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोमेट्री, अब आजकल एस्ट्रॉइड्स के लिए एस्ट्रोमेट्री, आजकल नियर अर्थ एस्ट्रॉइड जो हैं उनको हम बहुत पकड़ रहे हैं। और इवन लाहौर से कल रात मैंने 18th मैग्नीट्यूड का एस्ट्रॉइड पकड़ लिया। ओह एक्सीलेंट सर। लाइक लाहौर की स्काई में आई वाज वेरी हैप्पी कि फर्स्ट टाइम मुझे 18th का पकड़ा गया। तो लेकिन ये ऑप्टिकल में काफी हम जोर लगा रहे हैं, लेकिन मैंने रेडियो की तरफ भी लेकर आना है लोगों को। अच्छा आकिब, अब लास्ट में मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस आपसे करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके क्विक आंसर्स दीजिएगा। जी। आपने इक्विवेलेंट्स बताने हैं ऑप्टिकल के रेडियो में। जैसे हमारा लाइट पोल्यूशन है जो हम फिल्टर से रोकना चाहते हैं या डार्क लोकेशंस पे जाते हैं, रेडियो में भी लाइट पोल्यूशन क्या है? रेडियो में लाइट पोल्यूशन है टू सम एक्सटेंड RFI, उसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। ठीक है। आप ये चाहेंगे कि आपकी टेलीस्कोप जो है वो ऐसी जगह से दूर हो जहां पे टेलीविजन सिग्नल्स, टेलीविजन एंटेनास, मोबाइल फोन टावर्स हो। लेकिन मैं आपको एक और चीज, ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से जरा दूर हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी की एक पॉपुलैरिटी की जो एक वजह है आजकल कम्युनिटी के अंदर, वो ये है कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी इज यूजुअली, अगर वो RFI से इफेक्ट हो भी रही है तो इट्स एन ऑल डे इंस्ट्रूमेंट। इट कैन ऑब्जर्व फॉर 24 आवर्स, तो 12 घंटे आपको इसमें इजाफी मिल रहे हैं कंपेयर टू ऑप्टिकल, बिकॉज इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द सन। सूरज हो या ना हो उससे RFI जो है that adds noise to your images but it does not prohibit you to make observations। ठीक है जी। और वही बात कि ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी की जो ये लाइट पोल्यूशन वाली लिमिटेशन है, RFI उसमें एक आती है चीज, लेकिन रेडियो टेलीस्कोप जो है वो बहुत सारी इन लिमिटेशंस को अवॉइड करती है जी। ऑप्टिकल में तो ये है ना जी, बादल आ गए, चांद पूरा है तो आप इमेजिंग नहीं कर सकते, हेजी है स्काई, ड्यू बहुत ज्यादा है, तो रेडियो में, ऑप्टिकल में तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। कोई भी जो ऑप्टिकल फिनोमेना जो है ना, वो रेडियो टेलीस्कोप्स को इफेक्ट नहीं करता। बादल, हेजीनेस, क्लाउड्स, मून, एनी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट पोल्यूशन, इनमें से कोई चीज रेडियो ऑब्जर्वेशंस को इफेक्ट नहीं करती जी। अच्छा, दूसरा ये ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में हम अपने कैमरों को ठंडा करते हैं, लेकिन हम करते हैं पेल्टियर कूलर से। बहुत कम कैमरे ऐसे हैं जिनमें आप वाटर कूलिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा -10, -15 तक जाता है। गर्मियों में -5 तक रहेगा, सर्दियों में -30, -45 तक चला जाएगा, लेकिन हमें उतनी इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं होती। अगर हम EMCCDs की बात नहीं कर रहे, वो फिर महंगे बहुत हैं, लेकिन रेडियो में भी आपको एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी में कोई कूलिंग करना पड़ती है रिसीवर्स की? अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है इसमें उमर भाई। कूलिंग जो है, इफ यू आर वर्किंग अंडर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, आपको कूलिंग की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे एनीथिंग बिलो 1 GHz डज नॉट रिक्वायर कूलिंग। जैसे जिक्र किया कि रेडियो वेव्स आर नॉन थर्मल। ठीक है। तो इक्विपमेंट जो है वो इतना हीट अप नहीं होता unless you are going for very high frequencies। मिसाल के तौर पे 40 GHz या 90 GHz या 100 GHz, उसमें लेकिन हम यूज करते हैं something called cryogenics। जी, लिक्विड नाइट्रोजन उसमें हम यूज करते हैं, और उसके जरिए उसको हम we actually try to cool it all the way down to let's say 20-30 kelvins।
सर बाकी ये कि जिस तरह ऑप्टिकल में है बिगर अपर्चर बेटर है रेजोल्यूशन के लिए, सेम गोज विद रेडियो एस्ट्रोनॉमी। और एक और चीज जी जी और जिस तरह ऑप्टिकल में आपको इमेजेस के साथ अपने डाटा के साथ कैलिब्रेशंस करना पड़ती हैं, प्रोसेसिंग करना पड़ती है, नॉइजेस निकालना पड़ती हैं, जो भी हम करते हैं, तो इसी तरह रेडियो में भी पोस्ट प्रोसेसिंग होती है ये सारा। बिल्कुल, ये सर सारा ऐसे का ऐसे ही है। असल में मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं जिस चीज से शुरू करता हूं ना लोगों को बताना, क्यों टेक्निक का थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन फिनोमेना वही है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद लाइट। लाइट इज लाइट। ठीक है, ठीक है जी। तो कैलिब्रेशन, नॉइज रिमूवल, फिल्ट्रेशन, सिग्नल स्मूथिंग, एनहांसमेंट, ये सारी चीजें आप रेडियो में करते हैं, बट यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, और ये चीज आप सारे वेव बैंड्स में करते हैं। जी जी जी। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आकिब भाई, रुशान आपको ये लास्ट कोई जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आखिर में, क्योंकि रेडियो एस्ट्रोनॉमर से हमारी एक उम्मीद भी है कि अगर कभी एलियन से बात करनी है तो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स बात करेंगे या वो डेवलप करेंगे। तो अगर आपने डॉक्टर आकिब एक सवाल कम्युनिकेट करना होता है डिश के जरिए, तो आप क्या सवाल भेजते एलियंस को? ये पूछते हैं कि अर्तुगरुल गाजी के आपने कितने एपिसोड देखे? मैं उसे सवाल ये करूंगा, बाकी सवाल बात के हैं। पहला सवाल मेरा होगा, हाउ डू वी गेट टू यू? दैट्स इट। मैं भी, आप भी बताएं, आप क्या पूछना चाहेंगे? एक सवाल? जी जी, एक सवाल। मैं पहले कंफर्म करूंगा कि जिस बंदे ने दुनिया से ये सिग्नल भेजा है ना, अगर वो मुझे पकड़ा गया ना, ये फ्रॉड सिग्नल करके जो भेजा है, मैंने छोड़ना नहीं उसे। पहले ही बता दो कौन है। मेरा तो बल्कि रोशान, शायद अगर कोई सवाल हो तो मैं इसमें जरूर इंटरेस्ट लूंगा कि उनका लाइफ, यानी उनका एक लाइफ का साइकिल कितना बड़ा है। यानी कि मैं इसको जरूर समझना चाहूंगा कि यानी वो कितनी देर तक एक जो बंदा है वो कितनी देर तक जिंदा रहता है, और उनकी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। यानी ये सवाल अगर मुझे मिलता है तो मेरा ख्याल है मुझे assumptions मेरी जरा ज्यादा बन सकेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रोशन, मेरा दूसरा सवाल ये है, मैं ये कहे बगैर नहीं जाऊंगा इस वक्त। दूसरा सवाल मेरा उनसे ये होगा, एक तो ये कि मुझे ये है कि उनको क्योंकि जब उन तक हम पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे सवाल के हम जवाब शायद हमें मिल जाए। दूसरा सवाल मेरा उनसे ये होगा, या दोनों सवाल एक साथ ही होंगे, हैव यू ऑलरेडी कॉन्कर्ड टाइम, स्पेस एंड ग्रेविटी? दैट्स इट। टाइम, स्पेस एंड ग्रेविटी, अगर आपने इसको कॉन्कर कर लिया है तो आपके लिए लिमिटेशंस ऑफ एज, लिमिटेशन ऑफ ट्रैवर्सिंग द यूनिवर्स, लिमिटेशन ऑफ इंटरस्टेलर ट्रैवल, ये सारी चीजें, क्योंकि हम ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम टाइम, स्पेस और ग्रेविटी को अभी नहीं समझते। मैं ये दावे से आपको कह रहा हूं। आइंस्टाइन ने जो मर्जी कहा हो, उससे पहले और लोगों ने जो मर्जी कहा हो, वी डोंट अंडरस्टैंड ग्रेविटी। क्योंकि मेरे नजदीक किसी चीज को समझने का मतलब ये है कि आप उसको मैनिपुलेट कर सकें। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में आ गई तो उसको हम मैनिपुलेट करते हैं। हमने सेल फोन बना लिया, हमने वाईफाई बना लिया, हमने इंटरनेट बना लिया, हमने टेलीकम्युनिकेशन बना ली, बिकॉज वी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। स्पेस ट्रैवल हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम टाइम, स्पेस और ग्रेविटी को नहीं समझते अभी अगर हम अल्फा सेंटोरी, जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, उस तक जाने की कोशिश करें with the fastest rocket we have, that is going to take us 80,000 years. 80,000 साल हमें चाहिए अल्फा सेंटोरी पहुंचने के लिए। ये ऐसा है जैसे आप लाहौर से कसूर जा रहे हैं कायनात में, मुरीद के जा रहे हैं, जो भी करीब की जगह है। तो मैं तो ये समझना चाहूंगा कि उन्होंने टाइम, स्पेस, ग्रेविटी को कॉन्कर किया है, एंड हैव दे वर्कड ऑन इमर्जेंट थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, के कायनात की फंडामेंटल जो है वो कुछ और है। असल में कायनात की फंडामेंटल रियलिटी डज नॉट लाई इन टाइम, स्पेस एंड ग्रेविटी। ये एक नई चीज उभर के सामने आ रही है कि द फंडामेंटल रियलिटी लाइज अंडरनीथ ऑल ऑफ दैट।
तो इस चीज बिल्कुल में ठीक है ये लिमिटेशन हम कैसे दूर करेंगे? जी जी। नहीं, बड़े मेरा प्रॉब्लम ये कीमती है। सवाल हैं और बहुत जबरदस्त सवाल हैं, और ये आई एम वेरी श्योर कि आपको ये मौका जरूर मिलेगा कि आप ये पूछें। तो अल्लाह करे जिंदगी में मिल जाए। आकिब भाई इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको दोबारा जहमत देनी है। होता बिल्कुल ही है ना, बिल्कुल, आप इंशाल्लाह जानते सर, हैं एनी कि टाइम। एक सवाल का जब जवाब आता है तो 10 सवाल और भी पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो मैं तो रोक रहा हूँ अपने आप को कि नहीं, सेशन कंप्लीट हो जाए, वरना शाम तक हम बैठे रहेंगे। बैठे ही रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने जहमत की, सर, इट्स आपने टाइम ऑलवेज अ निकाला। प्लेजर, इट्स अ प्लेजर टू बहुत टॉक टू शुक्रिया, यू गाइस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर ओके जी, सर, टेक केयर ऑफ इंशाल्लाह योरसेल्व्स, इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम।